तो दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर से विंग से कुरान के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो JNK रीऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट रहेगा। कल हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कि कौन रीऑर्गेनाइज करता है, किसके पास अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है, किस तरीके से रीऑर्गेनाइज होता है। और थोड़ा सा कल हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को स्टार्ट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे कि पार्ट थर्ड किसका, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट थर्ड, जिसमें सेक्शन 9 क्लॉज 1, सेक्शन 9 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि 4 सीट्स जो हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK को एलोकेट किए कहां पे, पार्लियामेंट के एक हाउस में जिसको बोलते हैं राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर रिपीट कर रहा हूं, पार्ट थर्ड में सेक्शन 9 क्लॉज 1 यह बोलता है कि 4 सीट्स एलोकेट की गई है किसको, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कहां पे, राज्यसभा में। और अगर आपको पता हो अर्स्टवाइल स्टेट, जो हमारी जब स्टेट JNK स्टेट थी तब भी 4 सीट्स एलोकेट थी किसको, राज्यसभा में, किसको, JNK को। ठीक है, अब सेक्शन 10 जो पार्ट थर्ड के अंदर आता है, सेक्शन 10 यह बोलता है कि 5 सीट्स एलोकेट की हैं किसको, JNK यूटी को, कहां पे, लोकसभा में। अगर आपको पता हो इससे पहले, इस एक्ट से पहले जब हमारी यूटी स्टेट थी तो JNK को लोकसभा में कितनी रिप्रेजेंटेशन थी, 6। अब कितनी अंडर सेक्शन 10 विच इज इन पार्ट थर्ड ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें 5 सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। और इसी सेक्शन में यह बताया है कि 1 सीट लोकसभा में किसको दी है, यूटी ऑफ लद्दाख को दी है। दोस्तों क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं। अब सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेक्शन 13 बोलता है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हर एक यूनियन टेरिटरी को चलाने का अलग मॉडल है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हर एक यूनियन टेरिटरी की अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली, अभी हम डेमोग्राफी में भी पढ़ेंगे, दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज अराउंड 11,297 पीपल पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इतनी डेंसिटी है दिल्ली की। और वहीं पे अगर पुदुचेरी जैसी जगह में चले जाओगे जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, या चंडीगढ़ जैसी जगह में चले जाओगे तो उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 200% भी नहीं है पर स्क्वायर किलोमीटर। अब दिल्ली को जो चलाने का मॉडल है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडल ऑफ चंडीगढ़। और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि किस आर्टिकल के तहत कौन से प्रोविजंस फॉलो करने हैं आपको किसी भी यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए। तो पुडुचेरी की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, आर्टिकल 239 कैपिटल ए। और बोल रहे हैं आर्टिकल 239 कैपिटल ए के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पुडुचेरी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं या चला रहे हैं, वो सेम अब एप्लीकेबल है कहां पे, यूटी ऑफ JNK में। और ये किस सेक्शन में मेंशन्ड है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के, वो सेक्शन है दोस्तों आपका सेक्शन 13। कौन सा दोस्तों, सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेक्शन 13 ये बोलता है जो भी प्रोविजंस आर्टिकल 239 कैपिटल ए में मेंशन्ड है वो अब से एप्लीकेबल है कहां पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK में। और यही मॉडल जो 239 कैपिटल है ये कहां फॉलो किया जाता है, पुदुचेरी में। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से यूनियन टेरिटरी का मॉडल अब फॉलो हो रहा है यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK को चलाने के लिए। दैट इज व्हाट द मॉडल ऑफ पुडुचेरी अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 13। याद रहेगा दोस्तों। चले हम आगे, अब आगे आते हैं बच्चा, अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1, ये भी पार्ट थर्ड में ही आ रहा है। ठीक है, पीडीएफ मिल गया होगा, अगर नहीं मिल रहा तो देखो वहां पे गूगल ड्राइव करके लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा आपको।
अब देखिए सेक्शन 14 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है, और ये कहां बताया? आर्टिकल 239 कैपिटल ए में। एडमिनिस्ट्रेटर कौन? जो यूनियन टेरिटरी को क्या करने वाला है? उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाला है। और वो कौन होगा? उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी दोस्तों? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। मेरी बात क्लियर होगी? अब पार्ट थर्ड में ही सेक्शन 14 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अब यूनियन टेरिटरी के जेएंडके के पास सिर्फ क्या रहने वाला है? लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली है। सिर्फ क्या होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। एक होता है दोस्तों बाइकैमरलिज्म, एक होता है यूनिकैमरलिज्म। एक क्या है? बाइकैमरलिज्म, एक है यूनिकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब कंपोज्ड ऑफ टू हाउसेस। बाई मतलब टू, कंपोज्ड ऑफ टू हाउसेस। यूनिकैमरलिज्म, यूनि मतलब सिंगल, ओनली सिंगल हाउस। तो जब 5 अगस्त 2019 से पहले, बिफोर, जेएंडके में जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी वो क्या थी? बाइकैमरलिज्म थी। क्या थी? बाइकैमरलिज्म थी। और आफ्टर दिस जेएंडके, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में क्या है? यूनिकैमरलिज्म। क्या है? यूनिकैमरलिज्म मतलब ओनली सिंगल हाउस। वो कौन सा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा होगा दोस्तों? वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में लेजिस्लेटिव बॉडी की क्या कॉम्पोजिशन है? वो कॉम्पोजिशन, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? यूनिकैमरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म है, बोथ है, या नन ऑफ द अबव है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यू हैव टू राइट व्हाट? यूनिकैमरलिज्म। एंड सिर्फ यूनिटी ऑफ जेएंडके के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली है। ये कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? जेएंडके रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 सेक्शन कौन सा है आपका दोस्तों? 14 क्लॉज 2। याद रहेगा, सेक्शन 14 क्लॉज 2 में मेंशन्ड है क्या? कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके के पास सिर्फ क्या रहने वाली है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली है दोस्तों। अब और बोला है इन्होंने कि जो यूनियन टेरिटरी रहने वाली है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली है, एक मिनट दोस्तों, इसको और मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। दिख रहा है? यस। और बोल रहे हैं सेक्शन 14 क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में वो कितनी रहने वाली है? 107। और सेक्शन 14 क्लॉज 4 सब क्लॉज है, ये बोल रहा है कि 24 सीट्स जो हैं वो वेकेंट रहेंगी। किसके लिए? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए वेकेंट रहेंगी। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? अब सेक्शन 14 क्लॉज 6 क्या बोल रहा है? सीट्स रिजर्व्स होंगी। किसके लिए? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर हुम? फॉर एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहां पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे। किसकी? यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके पे। और जो रिजर्वेशन होगी किस बेसिस पे होगी? रिजर्वेशन होगी इन अकॉर्डेंस टू देयर पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन सीट्स रिजर्व की जाएंगी फॉर एससीज एंड एसटीज इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके। कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन 14 क्लॉज 6। क्लियर दोस्तों? अब सेक्शन 16 क्या बोल रहा है दोस्तों? सेक्शन 16 क्या बोल रहा है कि जो क्वालिफिकेशन, अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? किसमें मेंशन्ड है? या आर्टिकल सेक्शन 16 पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन में यह बोला है कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? दैट इज सेक्शन 16। नाउ व्हाट इज सेक्शन 17? सेक्शन 17 बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन है वो क्या रहने वाली है? 5 इयर्स। कितनी रहेगी? 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कब से उनका 5 इयर्स कंटिन्यू होगा, टेन्योर रहेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ
व्हाट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और दोस्तों अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो कि सिर्फ जे.एंड.के ही ऐसी स्टेट थी 2019 से पहले जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर जो था वो था 6 इयर्स। अब कितना टेन्योर रहने वाला है? अब टेन्योर रहेगा 5 इयर्स। मेंशन्ड इन व्हिच सेक्शन ऑफ द जे.एंड.के रिएक्शन एक्ट 2019, दैट इज सेक्शन 17। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे। अब सेक्शन 17 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 साल से ज्यादा हो सकता है। कब? कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी। तो दोस्तों नेशनल इमरजेंसी लगती है, आपको पता होगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर में हम किसी कंट्री के साथ। कौन से आर्टिकल में लगती है? आर्टिकल 352 में। किस में लगती है? आर्टिकल 352 में। इंपोज कौन करता है? कौन बोलता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज द पावर, ठीक है, टू अनाउंस व्हाट? नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अगर बाय चांस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के का टेन्योर खत्म हो रहा है और नेशनल इमरजेंसी लग गई तो उसका पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन 17 क्लॉज 1। सेक्शन 22 दोस्तों, सेक्शन 22 क्या बोलता है कि जो भी मिनिस्टर रहने वाला है यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के का, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मिनिस्टर होगा और जो एडवोकेट जनरल होगा, बच्चा हु इज एडवोकेट जनरल याद रखना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा यूनियन टेरिटरी, उसको डेजिग्नेशन क्या दी जाती है? एडवोकेट जनरल। इसको अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो सेक्शन 22 ये बोलता है कि एक मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल के पास राइट है, वो किसी भी मीटिंग, किसी भी प्रोसीडिंग्स, किसी भी कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। दे कैन स्पीक ऑल्सो बट विदाउट द राइट टू वोट। वो वोट नहीं कर सकते लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो बोल भी सकते हैं, अपना पक्ष रख भी सकते हैं। किस सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन 22। क्लियर हो गया दोस्तों। अब सेक्शन 27 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन, मेंबर को कब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप से। कौन से सेक्शन मेंशन्ड है? सेक्शन 27 क्लॉज 1। अब सेक्शन 28 क्या बोलता है दोस्तों? सेक्शन 28 डील्स विद व्हाट? एंटी डिफेक्शन लॉ। डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। अब दोस्तों अगर आप देखोगे एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? दैट इज 10th शेड्यूल। और अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ हु हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? द पावर लाइज विथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। एंड इन जे.एंड.के कौन होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? उसका नाम होगा स्पीकर। मतलब अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ हु हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? दैट इज स्पीकर। एंड एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन्ड अंडर शेड्यूल 10। याद रहेगा दोस्तों। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एंटी डिफेक्शन लॉ में मतलब जब एक मेंबर में डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट मतलब ये नहीं है कि वो पागल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। डिफेक्ट का मतलब ये है कि अगर बाय चांस एक बंदा है जिसने इंडिपेंडेंटली क्या किया? इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया और वो क्या बन गया? इंडिपेंडेंट एमएलए बन गया। क्या बन गया? इंडिपेंडेंट एमएलए बन गया। और अपने टेन्योर के टाइम पे जब वो सर्विंग एमएलए है, जब वो सर्व कर रहा है उस टाइम पे अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीओ पीडीपी हो, तो वो क्या हो जाएगा? अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, ये कुछ एक आधी एग्जांपल थी, इसके अलावा आपको इतना जरूरत नहीं है इसको याद करने की। बस ये रखना, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ हु हैज द पावर टू रिमूव द मेंबर फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मतलब स्पीकर। क्लियर हो गया? चलते हैं हम आगे। अब दोस्तों देखिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा सेक्शन 32 क्लॉज 1,
सेक्शन 32 क्लॉज 1 क्या बोलता है? सेक्शन 32 क्लॉज 1 ये बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है क्या करने का? कानून बनाने का। क्या करने का? कानून बनाने का, ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। थोड़ा सा समझते हैं। बच्चा, अब एक शेड्यूल हमने पढ़ा, कौन सा? शेड्यूल 10 पढ़ा। हम अब शेड्यूल 7 पढ़ते हैं, ठीक है? इसमें क्या बोला है? डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक मैटर हम उठा लेते हैं, डिफेंस मैटर। ये क्या नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है कि स्टेट इंपॉर्टेंस रखता है? ऑब्वियसली कौन सा इंपॉर्टेंस रखता है? ये नेशनल इंपॉर्टेंस है। करेंसी, ये मैटर। फॉरेन अफेयर्स, ये जो मैटर्स हैं दोस्तों, ये नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो शेड्यूल 7 में क्या किया? जो भी मैटर्स जिनकी इंपॉर्टेंस क्या है? नेशनल लेवल पे है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उस मैटर पे, उस सब मैटर को हमने किसमें इंक्लूड कर दिया? यूनियन लिस्ट में। किसमें इंक्लूड कर दिया? यूनियन लिस्ट में। और जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, उस पे एक्सक्लूसिव राइट किसका? एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ वही कानून बना सकते हैं। एक्सक्लूसिव राइट क्या है? लॉ बनाने का, दैट इज पार्लियामेंट। याद हो गया? समझ गए? मैं वापस रिपीट करता हूं, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं। टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। 10 शेड्यूल किसके साथ डील करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। शेड्यूल 7 किसके साथ डील करता है? डिवीजन ऑफ व्हाट लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसमें बोला है जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी लिस्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया यूनियन लिस्ट में। और इस पे कानून बनाने का, डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स पे कानून बनाने का पावर्स, सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। क्लियर हो गया? उसके बाद एक और लिस्ट है, उसका नाम है स्टेट लिस्ट। अब जो इतना इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिनका क्या है? स्टेट में इंपॉर्टेंस, जैसे म्युनिसिपैलिटी। क्या है? म्युनिसिपैलिटी जो लोकल बॉडीज में आती है। लोकल बॉडीज ये स्टेट की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, सैनिटेशन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये सब क्या है? ये स्टेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इनको हमने कहां इंक्लूड कर दिया? स्टेट लिस्ट में। और यहां पे ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस का मतलब मैं अगर बताऊं, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है, तो वो जब नहीं लगा था, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस है। उस वक्त किसके पास एक्सक्लूसिव राइट है इन मैटर्स पे कानून बनाने का? उसी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास हक है। किसके पास हक है? उसी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास हक है क्या बनाने का? कानून बनाने का। अब सुनिएगा, बोला क्या है कि सेक्शन 32 क्लॉज 1 ये बोलता है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर है उन सब सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का जो मेंशन्ड है स्टेट लिस्ट में। और स्टेट लिस्ट कहां मेंशन्ड है? 7 शेड्यूल मेंशन्ड है। 2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, जो पहले स्टेट जब थी जेएंडके की, तब उनके पास पावर थी। वो सब्जेक्ट्स कौन से याद रखना? एंट्री नंबर 1 जिसका टाइटल है पब्लिक ऑर्डर, और एंट्री नंबर 2 जिसका टाइटल है पुलिस। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के बाकी जितने भी मैटर स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, उस पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। लेकिन किस पे नहीं बना सकती? स्टेट लिस्ट में 2 मैटर्स को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस। डायरेक्ट कौन बनाएगा? सेंटर। अब पुलिस डायरेक्ट किसके कंट्रोल में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ठीक है। अब दोस्तों बजट क्या है दोस्तों? बजट बेसिकली है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई हमने पिछले प्रीवियस ईयर में कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और आने वाले साल में हमारा कितना एक्सपेंडिचर है, उसको हम क्या बोलते हैं? बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के किस सेक्शन में बजट जो है यूटी का जो बजट है उसके बारे में बताया, दैट इज सेक्शन 41 क्लॉज 1। याद रहेगा, सेक्शन 41 क्लॉज 1। अब बोलते हैं दोस्तों सेक्शन 52 क्लॉज 1 क्या है। सेक्शन 52 क्लॉज 1 का मतलब है इट डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। नाउ दोस्तों व्हाट इज ऑर्डिनेंस, सबसे पहले याद रखना ऑर्डिनेंस, अगर आपने प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ। क्या मतलब होता है? टेम्परेरी लॉ। और ये ऑर्डिनेंस तब लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके का बनाएगा जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, या अभी की तरह वो पावर में है ही नहीं, देखो पावर में है ही नहीं, या क्या लग चुका है, गवर्नर रूल लग चुका है या प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। ठीक है, तो उस वक्त ऑर्डिनेंस पास करना, ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी लॉ बनाना, किसके पास पावर होगी? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी। कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है दोस्तों? सेक्शन 52 क्लॉज 1। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? अब बोलते हैं जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेगी, है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेगी, तो वो जो सरकार बनेगी, सरकार मतलब जिनको मंत्री बनाया जाएगा, तो मंत्री कितने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो यूटीएफ जेएंडके के कितने होंगे? कितने होंगे? 10%। किसके कंपैरिजन? जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, जितने मेंबर्स होंगे, जो टोटल मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके कितने परसेंट मिनिस्टर बन सकते हैं यूटीएफ जेएंडके के, वो कितने होंगे? 10% होंगे। कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन 53 क्लॉज 1। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ के? अब चलते हैं सेक्शन 54 क्लॉज 1। सेक्शन 54 क्लॉज 1 ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सेक्शन नहीं भूलना है। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन 54 क्लॉज 1। अब सेक्शन 57 क्लॉज 1 ये बोलता है कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, जो बाई कैमरलिज्म था पहले, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को क्या बोलते थे? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एमएलसी बोलते थे। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। अब सेक्शन 57 क्लॉज 1 ये बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर दिया गया है? लेजिस्लेटिव असेंबली को अबॉलिश कर दिया गया है। अब यूटीएफ जेएंडके में सिर्फ क्या है जी दोस्तों? यूटीएफ जेएंडके में सिर्फ और सिर्फ क्या है? यूनिकैमरलिज्म है। ठीक है, अब देखेंगे आप, आ गया पार्ट, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यस देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट 7 में जो सेक्शन 73 है वो डील करता है किसके साथ? प्रेसिडेंट रूल के साथ। प्रेसिडेंट रूल कब इंपोज किया जाएगा, कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के, वो बताया सेक्शन 73, पार्ट कौन सा है? पार्ट है 7। अब प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 356 एंड 365। जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी की इन अकॉर्डेंस टू द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, तो तब क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर आ चुका है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तब लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकता है? अपील कर सकता है प्रेसिडेंट के आगे, नाउ दिस इज द हाई टाइम टू इंपोज व्हाट? प्रेसिडेंट रूल। तो किस सेक्शन में प्रेसिडेंट रूल इंपोज होगा? सेक्शन 73 में। कहां पे? यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके। क्लियर दोस्तों, समझ गए? अब पार्ट 8 में सेक्शन 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये बोलता है कि हाई कोर्ट जो है जेएंडके का, वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा बिटवीन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने? पार्ट 8 क्या बोल रहा है? पार्ट 8 बोल रहा है कि सेक्शन 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये बताता है कि हाई कोर्ट जो जेएंडके का, वो कॉमन हाई कोर्ट रहने वाला है बिटवीन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे। अब
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 9, मैंने वही चीज ऐड की है जो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगी। बाकी ये नहीं है कि आप टोटली क्या कहते हैं मुझे ही फॉलो करो, ठीक है, ये मैंने अपने जितनी कोशिश थी मैंने निकाला है। जब आपको ये सब याद हो जाएगा उसके बाद आप बेयर एक्ट भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, बेयर एक्ट भी फॉलो कर सकते हो। अब पार्ट 9 में सेक्शन 79 क्लॉज 1 ये बोलता है कि एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। और एडवोकेट जनरल कौन होगा, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा। और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एडवोकेट जनरल बनने के लिए, कि वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। ये इस एक्ट में बताया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब पार्ट 12 क्या बोलता है, पार्ट 12 में सेक्शन 85 क्लॉज 1 ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर 90 डेज में क्या करना है, एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट करनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करेगी, एडवाइस करेगी कि आपको जेएंडके की एडमिशन किस तरीके से करनी है। याद रहेगा, ये कुछ सेक्शन से 103 सेक्शन से जो मैंने आपको करवाए, इसके अलावा आपको ज्यादा जरूरत नहीं है याद रखने की। अब हम बात करते हैं कि कितने शेड्यूल थे टोटल कितने शेड्यूल थे जेएंडके एजुकेशन एक्ट में, 5 शेड्यूल थे। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है दोस्तों, फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है, फर्स्ट शेड्यूल बोलता है, बताता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोला, राज्यसभा के मेंबर्स कौन कौन हैं जो जेएंडके में, राज्यसभा के मेंबर्स को, जेएंडके में कौन कौन से मेंबर्स हैं जो राज्यसभा में क्या कर रहे हैं, यूटी ऑफ जेएंडके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल सेकंड क्या बोलता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी, लोकसभा। यहां बात हो रहा है कि लोकसभा में जो 5 मेंबर्स हैं वो कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करेंगे। तो कौन कौन सी, एक होगी बारामूला, एक होगी श्रीनगर, एक होगी अनंतनाग, एक होगी उधमपुर, एक होगी जम्मू। क्लियर है। उधमपुर में क्या क्या गया, उधमपुर खुद डोडा कठुआ, जम्मू में आपकी ये सारी बेल्ट आकी राजौरी पुंछ वाली, ठीक है दोस्तों। ये कौन से शेड्यूल मेंशन था, सेकंड शेड्यूल में। अब देखिए थर्ड शेड्यूल में क्या बोला है, सेकंड शेड्यूल में बोला था पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, थर्ड शेड्यूल में क्या बोला है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, कि एमएलए कहां कहां से क्या करेंगे, किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें बताया है, शेड्यूल 3 में बताया है। शेड्यूल 4 में बच्चा यह बताया है कि अगर एक एडवोकेट जनरल बनेगा तो वो उसको ओथ क्या लेनी है, क्या ओथ है, फॉर्म ऑफ ओथ। एमएलए बनेगा, फॉर्म ऑफ ओथ क्या है, स्पीकर है तो फॉर्म ऑफ ओथ क्या है। मेरी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद जज बन रहा है तो फॉर्म ऑफ ओथ क्या है, मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए। अब फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है दोस्तों, फिफ्थ शेड्यूल यह बोलता है कि इस शेड्यूल ने बोला है कि 106 सेंट्रल लॉज, जब से ये जेएंडके रिजर्वेशन एक्ट 2019 आया, यूटी ऑफ जेएंडके बन चुका है, उस 106 सेंट्रल लॉज अब लागू कर दिए गए यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में। अब उनमें से कौन कौन से, मैंने कुछ यहां पे लिखे हुए हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नाउ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, पहले हमारा खुद का आरटीआई एक्ट होता था, आरटीआई एक्ट 2009, अब वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, और आरटीआई एक्ट 2005 का सेंट्रल आरटीआई एक्ट यहां पे लागू कर दिया, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2007, ये अब सेंट्रल लॉ यहां पे एप्लीकेबल है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी क्या हो गया, अब एप्लीकेबल कर दिया है, कहां पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, इंडियन पीनल कोड, इससे पहले होता था आरपीसी, तो इंडियन पीनल कोड क्या कर दिए 1860, अब एप्लीकेबल कर दिए कहां पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में। अच्छा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये भी एप्लीकेबल कर दिया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये भी एप्लीकेबल कर दिया है, दी आधार एक्ट 2016 ये भी एप्लीकेबल हो गया दोस्तों। फिफ्थ शेड्यूल साथ में ये भी बोलता है कि 166 स्टेट लॉज, जब यूनियन टेरिटरी स्टेट थी तो जो स्टेट में जब लॉज एप्लीकेबल थे 166 स्टेट लॉज अभी भी क्या रहेंगे,
अभी भी यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में वो फोर्स में रहेंगे, वो अभी भी क्या रहेंगे, वो लागू रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। उसमें से कौन कौन सा अगर आप देखोगे, द जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट, ये अभी तक एप्लीकेबल है। अच्छा, J&K पंचायती राज एक्ट 1989, ये भी एप्लीकेबल है, याद रखना। द जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड एक्ट, ये भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विजिलेंस कमीशन एक्ट 2011, ये भी एप्लीकेबल है। और फिफ्थ शेड्यूल ही ये बोलता है कि 153 स्टेट लॉज और 11 गवर्नर एक्ट जो यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K जब स्टेट होती थी, जब बने थे, सब उनको क्या कर दिया है, रिपील कर दिया, डिलीट कर दिया। उनमें से मैंने ज्यादा नहीं लिखे, कौन कौन से लिखे, J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 डिलीटेड, द RT एक्ट 2009 डिलीटेड। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगी इस एक्ट में है, वो मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में कवर करवाने की। ठीक है, मैं आने वाले टाइम पे MCQs भी इस पे लेके आऊंगा, आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। ठीक है, आने वाले टाइम पे आपको काफी वीडियोस मिलने वाली हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आप ऐसे प्यार देते रहें, हम और नए नए वीडियोस और डीप में और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितना क्लियर, जितना आपको एग्जाम पे चाहिए, उतना ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।